गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। ओके। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास तक हमने ओम्स लॉ देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। ओके, सीरीज पैरेलल। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी, जो आपका सिलेबस है क्लास 10 का, उसके ऊपर बेस्ड है। फाइन, करें स्टार्ट। ओके, तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। ओके, कि एक वायर है जो एक थिक है, मतलब मोटा है। मोटा है इसका मतलब क्या है? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ठीक है। यानी जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो थोड़ा मोटा होगा, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वो थोड़ा पतला होगा, ठीक है, थिन होगा। ये दिया हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं जिसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। एक दिया हुआ है सेम मटेरियल, ठीक है। मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी सेम है। ओके, रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, हमने देखा है। तो मटेरियल सेम है इसका मतलब उसका नेचर क्या है? सेम है। नेचर सेम है इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम है। फाइन। सो सेम मटेरियल मींस रेजिस्टिविटी सेम, यानी रो जो है वो सेम है दोनों ही कंडीशन में। मींस एक थिन वायर और थिक वायर दोनों के लिए रो सेम है। व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, सेम सोर्स से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? सेम सोर्स से कनेक्टेड है इसका मतलब कि दोनों के अक्रॉस जो सोर्स है पोटेंशियल के लिए वो सेम है। तो सोर्स सेम है मतलब पोटेंशियल सेम है, तो वी बी क्या है यहाँ पर? सेम। क्लियर? ये दो चीजें दे रखी है। फिर क्या बोल रखा है? विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर। तो थिक वायर से ज्यादा करंट फ्लो होगा कि थिन वायर से ज्यादा करंट फ्लो होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और समझाने का ट्राई करता हूं। ये एक थिन वायर है, ठीक है, सेम सोर्स से कनेक्टेड है दोनों। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी। एक और वायर ले रहा हूं, लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कि लेंथ तो क्या है? सेम है। एक थिक वायर है, तो देखिए लेंथ में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल इसकी थिकनेस को क्या किया? चेंज किया। बाकी सोर्स सेम है। सोर्स सेम है मींस ये पोटेंशियल वही है, बैटरी वही है। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि इससे कुछ करंट फ्लो होगा, I1 बोल देता हूं, इससे कुछ करंट फ्लो होगा, I2 बोल देता हूं। तो I1 बड़ा होगा कि I2, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइन। रो इसमें सेम है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है। इसकी लेंथ, लेंथ के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है तो हम लेंथ को तो सेम मान के चलेंगे। ओके, इसके अलावा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। और A2 हमारा ग्रेटर है A1 से, कि A2 मींस ये वायर थिक है, ये थिक वायर का है और ये थिन वायर का है, ये। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। हमें करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल, रेजिस्टिविटी इनके बारे में दे रखा है। ओके, और एरिया वेरी कर रहे हैं तो करंट कैसे वेरी करेगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? I इक्वल्स टू ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या होगा? I इक्वल्स टू V बाय R, I इक्वल्स टू V बाय R। ओके, और R क्या होता है? R दोनों के लिए अलग अलग होगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है? अलग अलग है।
तो आर क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ए कहां चला जाएगा, ऊपर, सो वी ए बाय रो एल, क्लियर। अब अगर मैं फर्स्ट कंडक्टर के लिए इस इक्वेशन का यूज करूं, फर्स्ट कंडक्टर के लिए मींस इसके लिए, ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकेंड है, ओके, सो व्हाट यू विल गेट, मैं इसको दूसरे पेज पे ले लेता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडक्टर के लिए लिख रहा हूं, फॉर कंडक्टर फर्स्ट, इस फॉर्मूले का यूज फर्स्ट कंडक्टर के लिए कर रहा हूं, तो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू V, V तो दोनों के लिए सेम है, बैटरी सेम है, तो V दोनों के लिए सेम है, तो V तो एज इट इज, एरिया, एरिया इसका क्या है, A1, रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम है और लेंथ भी दोनों के लिए सेम है, क्लियर। तो ये कंडक्टर फर्स्ट के लिए लिखा, अगर कंडक्टर सेकंड के लिए भी लिखना है, कंडक्टर सेकंड के लिए भी लिखना है मेरे को, ठीक है, तो कंडक्टर सेकंड के लिए लिख देता हूं, कंडक्टर सेकंड के लिए लिखना है तो I1 की जगह क्या हो जाएगा, I2, और A1 की जगह क्या हो जाएगा, A2, बाकी के पैरामीटर्स V, रो और L ये दोनों के लिए क्या है, सेम है, दोनों के लिए वो सेम है, अंडरस्टूड। तब देखो इन दोनों इक्वेशन में मुझे फाइंड करना है कि कौन सा करंट बड़ा है, कंपेयर करना है, ठीक है, तो I1 और I2 का रिलेशन निकालना है, तो पता चलेगा कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर रहा हूं, ओके, सो डिवाइड कर रहा हूं तो क्या, I1 बाय I2, तो यहां से क्या होगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से V A1 बाय रो L, सिमिलरली I2 इक्वल किसके है, V A2 बाय रो L, यहां से अगर देखेंगे तो ये रो एल से ये रो एल कैंसिल आउट, इधर ये V से ये V कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा मुझे, I1 बाय I2 इक्वल्स टू, ऊपर बचा A1 और इधर ये तो A1 बाय 1 A1 ही होगा, ये A1 A2 बाय 1 A2 ही होगा, A2, तो A1 बाय A2। अब देखो यहां पर A2 बड़ा है, ठीक है, ठीक है, A2 बड़ा है A1 से, तो A2 बड़ा है A1 से, तो मींस डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, मींस A1 बाय A2 इज लेस देन 1, ठीक है, चाहे यहां से आप देख सकते हैं, इस A2 को इधर अगर ले जाओ तो क्या होगा, A1 बाय A2, और ये लेस देन होगा A1 बाय A2 किससे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 बचेगा, तो A1 बाय A2 क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। अगर A1 बाय A2 लेस देन 1 है और ये A1 बाय A2 I1 बाय I2 के भी इक्वल है, तो ये अगर ये लेस देन बाय 1 है तो ये भी लेस देन बाय 1 होगा, सो I1 बाय I2 इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा यहां से, I1 लेस देन I2, ओके, इसका मतलब कि I2 बड़ा है, I2 बड़ा है मींस थिक वायर से ज्यादा करंट फ्लो होगा, ओके, और थिन वायर से कम करंट फ्लो होगा, ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन हम यहां से लिख लेंगे, ओके, तो मोर करंट फ्लो थ्रू थिक वायर, ठीक है, थिक वायर, क्योंकि I2 मेरा थिक से वायर से फ्लो रहा है, सो मोर करंट
फ्लो थ्रू थिक वायर। फाइन, सो दिस इज द न्यूमेरिकल। अगर इसको शॉर्ट में करना चाहें हम, ठीक है, हम इतना इसको लेंथी ना बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, ये वाला आया, हमारा एक्सप्रेशन ये वाला आया। इसमें ये वाली क्वांटिटी वी बाय रो एल, ये वाली क्वांटिटी दोनों ही केस में सेम है, दोनों ही केस में क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। ओके, तो अगर किसी कांस्टेंट को अगर हटाता हूं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल रहा है, इस रिलेशन से क्या पता चलेगा कि अगर जिसका एरिया बड़ा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, उसके लिए करंट भी ज्यादा होगा। यहां पे किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, इस सेकेंड वाले कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, तो सेकेंड वाले कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हमने अगर इसको पूरा डिटेल में अगर सोल्व करना हो तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, और डायरेक्ट अगर मान लीजिए एमसीक्यू टाइप में आ गया तो डायरेक्ट यहीं से हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि आई बाकी पैरामीटर दोनों के लिए सेम है, वी रो एल, तो ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। ओके, सो वी बाय रो एल कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। ओके, और प्रोपोर्शनल में अगर है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ओके, सो थिक वायर से ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये था सॉल्यूशन हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो देखिए तो क्या है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the components decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? Means resistance constant रख रहे हैं, resistance को क्या रख रहे हैं हम, constant, while the potential difference across the two ends of the component decreases, potential difference को vary कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहे हैं तो, और कहां तक डिक्रीज कर रहे हैं, हाफ वैल्यू, यानी पहले जितनी थी उसकी हाफ वैल्यू। तो करंट में क्या चेंज आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर, तो देखो रेजिस्टेंस के बारे में बात करी, पोटेंशियल के बारे में बात करी और करंट के बारे में बात करी इस क्वेश्चन में। तो यस, फॉर्मर वैल्यू यानी पहले जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू अगर वैल्यू नहीं पता है तो फिजिक्स में क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए पहले वैल्यू क्या है, आई, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों के बारे में अगर बात करिए तो तीनों के बारे में बात करिए तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये तीनों क्वांटिटी आती है। फाइन, सो और तीनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन है, ओम्स लॉ से हम निकालते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ओके, सो वी नो दैट, इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर। ये कहां से लिखा आपने, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। अब देखो अगर मैं यहां से I निकालूं तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय आर, आर को इधर भेज दो तो ये V बाय आर इक्वल्स टू I, मींस I किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय आर के। अब इसने बोल रखा है कि R आपका कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं किया है आपने, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट को हटाना चाहूं तो I क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। तो अगर V को क्या कर दिया मैंने, हाफ, V को क्या कर दिया, हाफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर रिलेशन होता है, ओके, तो अगर एक क्वांटिटी को हाफ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, हाफ। अंडरस्टूड।
तो अगर पोटेंशियल को हाफ किया तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ। ओके, अगर एमसीक्यू में आ गया तो हम डायरेक्ट ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, बता देंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप से क्वेश्चन आया तो फिर हमें थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला, ये। तो हम केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट में हमारे पास पोटेंशियल को मैं क्या मान रहा हूं, V, रेजिस्टेंस को मान रहा हूं R, और करंट को मान रहा हूं I। तो फर्स्ट केस के लिए अगर मैं I को लिखना चाह रहा हूं तो इसको लिख देता हूं I1 इक्वल्स टू पोटेंशियल तो देखो दोनों ही के पोटेंशियल को आप चेंज कर रहे हो। ओके, पहले केस में पोटेंशियल को मैं मान रहा हूं V1, ओके, और रेजिस्टेंस को मैं R या R ही मान रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो दोनों ही केस में R ही ले लूंगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अगर सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस में क्या होगा, I2 इक्वल्स टू पोटेंशियल को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। तो पहले कितना था V1 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो क्या लिखेंगे, V1/2, ये हाफ कर दिया। और रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया तो रेजिस्टेंस R ही है। अंडरस्टूड। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, डिवाइड। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, I1/I2 लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी और राइट साइड से। सो V1/R डिवाइडेड बाय V1/2/R। ये इसको अगर सोल्व करूंगा तो इधर R से ये R कैंसिल आउट, यहां से क्या बचेगा, ऊपर बचा V1, और V1 को भी कैंसिल आउट कर ही देता हूं, लगे हाथ। सो ये V1 से ये V1 कैंसिल आउट, बचा क्या, तो इधर से बचा I1/I2, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, 1/1, ठीक है। यहां से क्या बचा, ये 1/2 और बाय 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो 1/1 ऊपर, ये 1/2/1 है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/1, और ये डिनोमिनेटर में तो ये उल्टा हो जाता है, तो 2/1। सो क्या आ जाएगा 2/1। सो I1/I2। अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो। तो I2 को उधर भेजूंगा तो क्या बचेगा, केवल I2 इधर, और इस 2 को इधर भेजूंगा तो क्या आएगा I1/2। इसका मतलब कि जो करंट है वो पहले जितना करंट था उसका क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन टाइप से लिखना है तो फिर ऐसे हमें निकालना पड़ेगा रिलेशन I1 और I2 में। और अगर डायरेक्ट देखना है तो जैसे यहाँ पे बताया कि इसकी वैल्यू को हाफ किया तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, हाफ। तो यहां से यही पता चल रहा है कि जो सेकेंड केस में जो करंट आया कि पोटेंशियल हाफ करने के बाद वो इनिशियल करंट जो था उसका हाफ हो गया। अंडरस्टूड। तो डिस्क्रिप्शन टाइप से ऐसे लिखेंगे। डायरेक्ट अगर एमसीक्यू टाइप से आए तो फिर हम डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज करके बता सकते हैं कि करंट के साथ क्या होगा अगर पोटेंशियल को हमने हाफ कर दिया। फाइन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? ओके, तो एक सर्किट है जिसमें बल्ब कनेक्टेड है। इसका सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं कि एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें बल्ब कनेक्टेड है लाइक दिस। ओके, और इस बल्ब का क्या होता है, रेजिस्टेंस। बता दिया था कि हर डिवाइस जो है वो किससे मिलके बनती है, कंडक्टर से, और कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम। ये कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है आपके बैटरी से। ओके, और बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, क्योंकि सोर्स मतलब बैटरी, तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। आपको निकालना है करंट कितना फ्लो होगा, करंट कितना फ्लो होगा, इससे करंट कितना फ्लो होगा, ये हमें निकालना है। आपका बल्ब ए और बी पॉइंट के बीच कनेक्ट है,
बैटरी भी ए और बी पॉइंट के बीच कनेक्ट है, तो इसका मतलब कि बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बैटरी का है, क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल इसको देगा, क्योंकि यहाँ पर और ज्यादा तो कुछ है नहीं, केवल एक सिंगल बल्ब है, तो पूरा ही पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये बल्ब उन्हीं पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है जिन पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। तो हमें करंट निकालना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों को रिलेट करता है? तो बाय ओम्स लॉ इन तीनों के बीच में हम रिलेशन लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। मुझे I निकालना है, तो I क्या हो जाएगा यहां से? V बाय आर। V की वैल्यू दे रखी है 220, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1200। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या यहां से? 22 डिवाइडेड बाय 120। ओके, इसको डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? और भी डिवाइड कर दो इसको, 22 का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा? 11, और 120 का जो हाफ हो जाएगा 60। ठीक है, अब डिवाइड कर सकते हो, पहले 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? 6 1 जा 6, 5 रिमाइंडर बचेगा, 50 हो जाएगा, 6 8 जा 48, 2 रिमाइंडर बचेगा, और डेसिमल आएगा यहाँ पे 0.83। ओके, लेकिन एक जीरो और अभी नीचे है, एक जीरो अभी भी क्या है? नीचे है, क्योंकि आपने 6 से डिवाइड किया। ओके, तो एक जीरो और नीचे, तो अब जीरो को हटाएंगे तो क्या आएगा? 0.183 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा इस बल्ब से। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। ठीक है, अब हीटर कनेक्टेड है, अब यहाँ पे हीटर कनेक्टेड है। ठीक है, अभी बल्ब था, अब कौन है? हीटर। तो देखिए, अब बल्ब की जगह मैं हीटर कर देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से, बल्ब की जगह कौन है? हीटर। हीटर देखो, हर डिवाइस का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो हीटर का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हमें हीटर की जगह क्या बना देना है? रेजिस्टेंस, क्योंकि हर डिवाइस का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 ओम दे रखा है। फाइन, और कितने वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है? 220 वोल्ट के, तो ये 220 वोल्ट के सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया। हमें निकालना क्या है? करंट निकालना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ओके, सो यहां से अगर आई निकालेंगे तो आई क्या हो जाएगा? V बाय आर। V की वैल्यू कितनी है? 220, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा यहां से? 2.2। सो 2.2 एम्पियर, ये होगा हमारा आंसर। कि जब 220 वोल्ट का सोर्स इस हीटर के अक्रॉस लगाएंगे तो करंट कितना फ्लो होगा? 2.2 एम्पियर। ठीक है, दिस इज आंसर। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्या दिया हुआ है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। और अगर 60 वोल्ट है तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 4 एम्पियर। अब बोल रहा है what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। कि पहले 60 वोल्ट था, अब आपने पोटेंशियल को बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया, तो अब कितना करंट ड्रॉ करेगा? ओके, तो यहां पर कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? मतलब आपने क्या चेंज नहीं किया, आपने यहां पे सोर्स चेंज कर दिया। अगर सोर्स चेंज हुआ तो करंट भी चेंज होगा, तो क्या चीज यहां पर चेंज नहीं होने वाली है? इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कि कौन यहां पर चेंज नहीं होने वाला है।
तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। हीटर, ये हीटर है, इससे कनेक्टेड है सोर्स, ये ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है कितना, 4 एम्पियर, और जब पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर सोर्स के पोटेंशियल को चेंज कर दिया, सोर्स के पोटेंशियल को चेंज कर दिया, 60 वोल्ट से कितना कर दिया, 120 वोल्ट। तो अब हमें करंट निकालना है कि करंट कितना फ्लो होगा। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि हीटर वो का वही है, हीटर को हमने चेंज नहीं किया। ओके, हमने केवल क्या बोला कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था 60 वोल्ट, अब बढ़ा के क्या कर दिया 120 वोल्ट। तो हीटर चेंज नहीं हुआ, तो हीटर चेंज नहीं हुआ, और हीटर का क्या होता है रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इन दोनों केस में क्या है, रेजिस्टेंस सेम है। तो इन तीनों क्वांटिटी में रिलेशन कौन बताता है, ओम्स लॉ ही बताता है। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। हम केस फर्स्ट की बात करेंगे कि जब रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, तो और पोटेंशियल 60 वोल्ट था, तो करंट कितना था 4 एम्पियर। तो यहां से ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, V कितना है 60 इक्वल्स टू करंट कितना है 4 इंटू आर। तो यहां से R निकालेंगे तो R क्या हो जाएगा 60/4 इक्वल्स टू 15 ओम, ठीक है। तो मींस अब रेजिस्टेंस आपके पास आ गया कि रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। अगर ये 15 ओम है तो बाद में भी कितना रहेगा 15 ओम, क्योंकि आपने हीटर को चेंज नहीं किया, हीटर वही है। अब इस केस 2 ये वाला वापस से वही ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर, हमें करंट निकालना है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। अब पोटेंशियल कितना कर दिया आपने 120, रेजिस्टेंस कितना 15, तो कितना आ जाएगा यहां से 8 एम्पियर, ठीक है। सो करंट कितना ड्रॉ होगा 8 एम्पियर। इसको अगर ये एमसीक्यू टाइप में आए तो हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, वापस से वही हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, V इक्वल्स टू आई आर। आर देखो हमें पता है कि रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो क्या आएगा I। तो आपने पोटेंशियल को क्या कर दिया, पोटेंशियल को कर दिया डबल 60 से 120, तो करंट भी क्या हो जाएगा डबल, करंट भी क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो 60 से 120 किया मींस डबल किया, तो करंट भी डबल। पहले करंट कितना था 4 एम्पियर, अब कितना हो गया 8 एम्पियर। फाइन, सो डायरेक्ट भी हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, तो ये थे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery, calculate the total resistance of the circuit। इस सर्किट का आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ओके, तो यहां पर जैसा क्वेश्चन है वैसा यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप, ये इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। जैसा मैंने बताया था कि जो भी डिवाइस है, हर डिवाइस का क्या होता है अपना रेजिस्टेंस होता है, तो इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, ठीक है, बल्ब का। और इससे कंडक्टर कनेक्टेड है, तो उस कंडक्टर और कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस ही होता है, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को यहां पर दिखाया है इन्होंने 4 ओम। ये और पूरा ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये किससे कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, लाइक दिस। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एमीटर लगाया हुआ है। ओके, एमीटर करंट मेजर करता है, सो उन्होंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है डायग्राम में। तो करंट फाइंड करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप मींस इस इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जैसे लैंप इन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो, लाइक दिस।
तो ये क्या मेजर कर लेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई करंट फ्लो हुआ तो जितना करंट इससे फ्लो होगा उतना ही करंट इससे फ्लो होगा, क्योंकि पाथ एक ही है। तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है जो इससे होगा वही करंट इससे फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सीरीज में। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ रखा है। तो अगर यहां पे दोनों क्या है, सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें, ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाले तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल्स, सीरीज में आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 कितना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 20। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 24 ओम। ये तो हो गया रेजिस्टेंस। सेकेंड क्या निकालना है, टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट फाइंड करना है। तो अब देखो, अब दोनों को हमने ऐड कर दिया हो और एक रेजिस्टेंस आ गया तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाए तो उन दोनों रेजिस्टेंस यानी बल्ब का रेजिस्टेंस और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, अब इनका टोटल निकाल चुके हैं तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर सकता हूं। तो सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 24। बाकी जो बैटरी है वो एज इट इज कनेक्ट करी। ओके, अमीटर लगा हुआ है तो उसको एज इट इज, उसमें कुछ भी नहीं किया। और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि अमीटर का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। ओके, बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपको 6 वोल्ट। ओके, तो ये 6 वोल्ट, यहां पे करंट निकालना है। तो कौन सा रिलेशन इन तीनों को रिलेट, कौन सा एक्सप्रेशन इन तीनों को रिलेट करता है, तो बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ रिलेट करता है वी, आई और आर को। सो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। अगर मुझे I निकालना है तो V बाय आर। ओके, इससे फ्लो होने वाला I चाहिए आपको, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो हमें पता है इस डायग्राम में 6 वोल्ट की बैटरी इन A और B पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। देखो ए मीटर तो क्या है, ए मीटर का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, ए मीटर का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। तो अगर जिसका रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको हटा सकते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल में चेंज आता है किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस। तो इसका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका कोई, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल सेट नहीं होगा। तो बचा केवल ये, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल किसको मिलेगा, इसी को मिलेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, जितना बैटरी का है, मीन 6। इसका रेजिस्टेंस कितना है 24। ओके, और यहां से आई, तो आई कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आंसर आए। ओके, आई इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, और 1/4 कितना होगा आप निकाल सकते हो, 0 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा तो 2, 8 और फिर 2 बचेगा तो 5, 0.25 एम्पियर। सो दिस विल बी द करंट, कि मींस इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना होगा 0.25 एम्पियर। ओके, अब ये करंट दोनों से फ्लो होगा, यहां से भी 0.25 और इससे भी 0.25। अब हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। ओके, तो अब हम ओम्स लॉ इसके अक्रॉस यूज करेंगे, केवल इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.25, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस पता है, इससे फ्लो होने वाला करंट पता है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगेन बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ अक्रॉस बल्ब,
बल्ब के अक्रॉस यूज कर रहे हैं, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना ये सर्किट का करंट है, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो रेजिस्टेंस 20 ओम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 टू जा कितना होता है 50, और एक जीरो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। ओके, तो इतना पोटेंशियल किसको मिलेगा, बल्ब को। ठीक है, ये जो 6 है, इस 6 में से 5 वोल्ट किसको मिल गया, बल्ब को, और बचा हुआ 1 वोल्ट किसको मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक बार और इस वीडियो को देखना, ठीक है, क्वेश्चन को बिना देखे सोल्व करना, ठीक है, देखने के बाद अंडरस्टैंड करने के बाद अगर कुछ डाउट आए तो लेके आना। तब तक के लिए बाय बाय, और सारी थ्योरी पढ़ते रहना। ठीक है, कोई डाउट आए तो लेके आ जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।